वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है 2022 में फ्रेंड्स, उसके लिए दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अभी से आप लोग तैयारी में जुटे रहे हैं फ्रेंड्स, और उम्मीद की जा रही है फ्रेंड्स कि आपका इस माह में ही आपका बिहार पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है और अच्छा खासा सीट आने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, घर में भी थोड़ा शादी है इसलिए डिस्टर्ब रहता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड्स कि प्रत्येक दिन आप लोग के लिए एक वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें टोटल 50 प्रश्न है। आप लोग गेस करते चलिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे। आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपको ज़्यादा याद होगा। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मखली पुत्र गोसाल। निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? तो देखिए मखली पुत्र गोसाल थे जो आपका महावीर जैन के शिष्य थे, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। और ये फ्रेंड्स देखिए, एक इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। ये मखली पुत्र गोसाल थे जो एक प्रमुख आजीवक दार्शनिक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किन्हें माना जाता है फ्रेंड्स? तो इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। किसे? मखलीपुत्र गोसाल को। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? जल प्लावन की कथा का वर्णन कौन सा ग्रंथ में है? दो का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। तो दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, जो शतपथ ब्राह्मण है फ्रेंड्स वो किसका ब्रह्म ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद का। याद रखिएगा, जो शतपथ ब्राह्मण है वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। इसी में आपका जल प्लावन की कथा का वर्णन मिलता है शतपथ आपका ब्राह्मण में, ठीक है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 को देखें, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करिएगा। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? 3 का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका चित्रात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो सभी याद रखिए फ्रेंड्स, ये रावी नदी के किनारे स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी सभी लोग याद रखेंगे। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल है आपका, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। तो 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्णदत्त उनका नाम था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन थे? तो पर्णदत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का। 5वां नंबर सवाल देखिए, 5वां नंबर सवाल है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? देखिए ये आपका पुनर्भू शब्द है जो फ्रेंड्स किसके लिए है? तो पुनर्विवाहित स्त्री के लिए, ठीक है। मान जिसका विवाह दूसरा बार हो जाता है उसके लिए एक शब्द है पुनर्भू। तो इस शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है, इसका उल्लेख सबसे किस ग्रंथ में मिलता है फ्रेंड्स? तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद में। एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द अथर्ववेद में दिखता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका है जो वशीकरण जादू टोना से संबंधित वेद है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 6ठा नंबर सवाल को देखिए, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस करिए, ऑप्शन नंबर 1 कौटिल्य अर्थशास्त्र में किया है, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में आपका मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया गया है। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। देखिए अर्थशास्त्र के जो रचयिता कौन है फ्रेंड्स? कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य विष्णुगुप्त जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा ये इसका संकलन किया गया है अर्थशास्त्र का। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है, ये याद रखिएगा।
7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में सर्वप्रथम कितने रजत मुद्राएं जारी कराई? ठीक है, किसने होगा कि यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई है? तो 7 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, गेस करते चलिएगा आप लोग। 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, इसी के शासनकाल में फ्रेंड्स आपका फाहियान है जो चीनी यात्री भारत का भ्रमण किया था, जबकि हेन सांग है जो हर्षवर्धन के शासन में भारत का दौरा किया था। ये सभी याद रखिएगा। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वप्रथम कौन सा गुप्त शासक था जिन्हें रजत मुद्राएं जारी किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें। 8 नंबर सवाल है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली की काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। देखिए फ्रेंड्स, जो इब्न बतूता था वो कहाँ के निवासी था? तो ये मोरक्को के निवासी था फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इब्न बतूता है जो कहाँ का निवासी था? तो आपका इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका के मोरक्को में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए फ्रेंड्स कि इब्न बतूता का पूरा नाम क्या है, तो इसका अब्दुल्ला इब्न बतूता पूरा नाम था इसका। ठीक है, इब्न बतूता का पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल्ला इब्न बतूता था। कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को निवासी था फ्रेंड्स। इसी को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था। तो दोनों याद रखेंगे, मोरक्को निवासी था। 9 नंबर सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है, किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुजाहिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुजाहिद देहवाली के एक प्रमुख क्या थे? धार्मिक विद्वान थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी से आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा फ्रेंड्स। मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी चीज़ की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, कुछ ना कुछ डेली पढ़ते रहें तो धीरे धीरे आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई कंटिन्यूअस रखिएगा, गैप्स नहीं होना है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 नंबर सवाल को देखिए। शेर शाह के शासनकाल के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? शेर शाह के शासनकाल में किस विभाग का अध्यक्ष था जो राज्य की आय और व्यय, यानी कि राज्य इसका जो खर्चा होता था फ्रेंड्स, जो इनकम होता था, जो खर्चा होता था, इसका लेखा जोखा का देखभाल कौन करता था? तो 10 का करेक्ट आंसर ये होगा, दीवान ए वजारत करता था। ठीक है, शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष? तो आपका दीवान ए वजारत विभाग के अध्यक्ष है जो आय और व्यय की देखभाल करते थे। 11 नंबर सवाल देखिए क्या है। 11 नंबर सवाल कर रहा है, अलादीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा किसका किया था विजय, उसके बाद कौन किया था, उसके बाद कौन किया था, इस तरह से है फ्रेंड्स। तो देखिए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले गुजरात। अलादीन खिलजी सबसे पहले है जो किसको किया था? गुजरात का विजय किया था, उसके बाद में रणथंभौर का, उसके बाद में आपका चित्तौड़ को, और लास्ट में तेलंगाना को किया था। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, गुजरात अभियान जो किया था फ्रेंड्स, ये 1298 में किया था, जीता था 1298 में। कितना? 1298 में, याद रखेगा। और रणथंभौर अभियान था जो फ्रेंड्स आपका कितना? तो ये 1301 ईस्वी में किया था। और चित्तौड़ अभियान किया था कितना? तो 1303 ईस्वी में। ठीक है, चित्तौड़ का कब किया था? तो इसका किया था 1303 में। उसके बाद में बच गया फ्रेंड्स आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना का कब किया था फ्रेंड्स? इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी ये 3 कंफर्म है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि अलादीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद में आपका हो जाएगा चित्तौड़, उसके बाद में लास्ट में आपका है जो तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में द इंडियन नेशन एसोसिएशन की स्थापना की थी? देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि द इंडियन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में, याद रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो एक किया गया था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। और कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए पूरा याद रखें,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1976 ईस्वी में द इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। याद रखें। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल आपका है कि वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो गांधी जी के कौन सा आंदोलन से जुड़े हुए हैं? ठीक है, सर्वप्रथम कह रहा है। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह। याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के खेड़ा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम कह रहा है ना, सर्वप्रथम आपका खेड़ा आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल आपका है। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? 14 नंबर सवाल का देखिए, सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो याद रखिए, लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। एक क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो कह रहा है आपका कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो 14 का जो ऑप्शन है उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, निजाम अली। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजाम नहीं, निजाम होगा। निजाम अली इसका करेक्ट आंसर। निजाम अली सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली जिसका शासनकाल देखा जाए तो 1700 कितना 98 से लेकर करके 1805 ईस्वी तक था। ठीक है, 1805 ईस्वी तक था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल। तो इस जन्मदाता इसी को माना जाता है। और क्वेश्चन देखिए, इसमें घुमा फिरा के पूछा जाता है फ्रेंड्स कि लॉर्ड सहायक संधि का प्रारंभ किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए, भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो निजाम अली सर्वप्रथम आपका सम्मिलित हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपका लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के जन्मदाता। 15 नंबर सवाल को देखिए, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? 15 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 3 जून 1947 ईस्वी को ही यह घोषणा कर दी गई थी। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत पाकिस्तान स्वाधीन की घोषणा माउंट योजना के तहत की गई थी। ये भी सवाल पूछा जाता है। अगर पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस योजना के तहत की गई थी, तो आपका माउंटबेटन योजना के तहत की गई थी। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध पुस्तका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ये ब्रह्मोपासना पुस्तक है जो किससे संबंधित थी? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा, ब्रह्म समाज से संबंधित थे। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी जो बिहार पुलिस के एग्जाम होने वाला है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। क्वेश्चन इससे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत समाज सुधारक के समाज सुधारक के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय के ही सहायता से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आर्य समाज के बारे में पूछा जाए फ्रेंड्स, तो आर्य समाज की भी पूछा जाता है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में इसकी स्थापना की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल देखें कि निम्नलिखित में कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा हुआ था? 17 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन है जो आत्मीय सभा से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, केशव चंद्र सेन है जो इनका संबंध किससे था? तो ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज से था। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है। तो केशव चंद्र सेन है जो आपका किससे जुड़े हुए थे? तो ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज से संबंधित से जुड़े हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज से मतभेद होने के कारण ब्रह्म समाज बाद में 2 भागों में बट गया था। तो केशव चंद्र सेन है जो आपको आत्मीय सभा से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज का जो स्थापना कब हुआ था ये बार बार पूछा जाता, तो सभी लोग याद रखिएगा 1867 ईस्वी में। सभी ध्यान से सुने, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? सभी लोग याद रखिएगा 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने किया था। ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, रेफरेंस देव समाज का आता है। ठीक है,
देव समाज की स्थापना 1800 कितना में, 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। तो मेरे ख्याल से सब आप लोग को पता होगा, लेकिन जो मुझे याद है फ्रेंड्स मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको इसका और याद है जो ताज़ा हो जाए। तो दोनों याद रखिएगा। एक मैंने बताया प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1867 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो आत्माराम पांडुंग और एमजी रनाडे। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो 18 का करेक्ट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन इससे पूछा जाता है फ्रेंड्स, सर सैयद अहमद खान के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था, सर सैयद अहमद खान ने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने किया था, तो यही सर सैयद अहमद खान ने किया था, जिन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 19 नंबर सवाल को देखें कि कंपनी में अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्होंने एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था, तो 19 का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल देखें कि फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपचार जिप्सम से किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो मिट्टी क्षारीय हो जाता है फ्रेंड्स, तो उसमें क्या फसल नहीं उगता है। तो जब कोई भी मिट्टी क्षारीय हो जाता है तो उसमें क्या करता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। उससे क्या होता है कि वो मिट्टी जो उपजाऊ हो जाता है और फसल के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फसल के उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का उपचार किया जाता है, किस प्रकार की मिट्टी का उपचार जिप्सम से किया जाता है, तो क्षारीय का। ये क्वेश्चन उलट के पूछा जाता है कि मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी जो फसल के लिए उपयुक्त हो जाता है, तो यही जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्षारीयता दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। डुरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है, 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करते चलिएगा। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स डुरंड रेखा के बारे में। ठीक है, तो डुरंड रेखा है जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है, कोल शब्द संबंधित है। तो कोल शब्द किससे संबंधित है, 22 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ग्लेशियर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय पवनों के लिए एक अवरोधक माना जाता है, 23 का करेक्ट आंसर। तो जो मानसून पवन है उसे ग्रहीय पवनों के लिए अवरोधक माना जाता है। 24 नंबर सवाल, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए अगर देखा जाए मानव विकास सूचकांक के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जो आपका विकसित राज्य जो केरला है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य भी यही है। 25 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता है। चलिए गेस करिएगा 25 नंबर सवाल का। तो देखिए ओकोसोम्बो ये घाना में पड़ता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ओकोसोम्बो जो आपका घाना में पड़ता है। हूवर डैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हूवर डैम है जो आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये बिल्कुल सही है। कुरु बेगावा बांध है जो जापान में, ये भी सही है। थ्री गार्जेज डैम ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि थ्री गार्जेज डैम है जो दक्षिण अफ्रीका में, यह ठीक से मेल नहीं खा रहा है। थ्री गार्जेज डैम है जो कहाँ पड़ता है, तो ये आपका चीन में पड़ता है, ना कि वहाँ पड़ता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग याद रखिएगा। आपका ये भी पूछा जाता है हूवर डैम कहाँ पड़ता है, हूवर डैम अमेरिका में पड़ता है यूएसए में, और कुरु बेगावा बांध है जो जापान में, और ओकोसोम्बो बांध है जो घाना में, जबकि थ्री गार्जेज डैम है जो आपका चाइना में पड़ता है। 26 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 26 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, तो सही है। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 होती है। हाँ 33 से 35 ये भी आपका सही है फ्रेंड्स। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है, एक गलत है फ्रेंड्स। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है, एक गलत हो जाएगा। देखिए ये आपका मृत सागर में, टर्की के वान झील और अमेरिका की ग्रेट साल्ट झील, ये सब विश्व के जो फ्रेंड्स उच्च लवणता वाले क्षेत्र हैं। ये भूमध्य रेखा के आसपास उत्तम लवणता नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है। 27 नंबर सवाल को देखिए,
यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो IST पर क्या होगा। 27 नंबर सवाल का तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6:30 बजेंगे। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो IST कितना बजेगा, तो 6:30 बजेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पृथ्वी अपने घूर्णन पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, एक क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर है जो किस तरह से घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूरती है, ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे घूरती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूरती है और इसी घूर्णन गति के कारण ही दिन रात होता है। पृथ्वी की दिशा यदि उलट दिया जाए अर्थात पूर्व से पश्चिम गति घूर्णन गति पृथ्वी करेगी तो समय इसका इतना हो जाएगा, 6:30 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, घूरती है किस तरह से, तो ये घूरती है आपका कितना, आपका पश्चिम से पूरब। अगर इसका कह रहा है विपरीत कर देगा कि पूर्व से पश्चिम घूरेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हुआ कि ग्रीनविच देशांतर 180 डिग्री देशांतर के बीच में 24 घंटे का अंतर हो जाएगा। ठीक, कितना अंतर हो जाएगा, 24 घंटे का टोटल अंतर हो जाएगा। ठीक है, और 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर हमें 12 घंटे की क्या होता है, अवधि लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, यह ग्रीनविच समय से कितना है, 12 घंटा आगे है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हम लोग को जो GMT जो है आपका है मानक समय है आपका अंतर्राष्ट्रीय, उससे हम लोग कितना आगे चलते हैं, तो 5.5 घंटा हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो 12 बज रहा लंदन में फ्रेंड्स जहाँ ग्रीनविच पड़ता है, अगर वहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ कितना बजेगा, 5:30 बजेगा। 5.5 घंटा हम लोग वहाँ से आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। टिक जम्मू कश्मीर, चंदन उत्तर प्रदेश, देवदार मध्य प्रदेश, सुंदरी पश्चिम। देखिए टिक चंदन ये सब पेड़ का नाम है और कौन सा जोड़ा इसमें सही सुमिलित है ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सुंदरी। जो सुंदरी है फ्रेंड्स, सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी है जो सभी गलत है। देवदार मध्य प्रदेश ये सब है जो आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए टिक टिक मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, टिक को क्या कहते हैं, सागवान भी कहता है। कंफ्यूज आप लोग नहीं हो, सागवान सागवान कहिए या तो टिक कहिए, दोनों एक ही हुआ। सागवान है जो भारत के कोचीन में पड़ता है, मद्रास तरफ में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, न कि आपका ये आपका सागवान जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आपका देवदार देखा जाए फ्रेंड्स, तो देवदार है जो कहाँ पड़ता है, तो ये देखिए आप चल जाइए भारत के हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में इस देवदार की लकड़ी अधिकतर देखा जाता है, न कि आपका मध्य प्रदेश में देखा जाता है। सुंदरी तो आपका करेक्ट है। चंदन को देखा जाए तो यह कहाँ फ्रेंड्स, मुख्य रूप से तो चंदन है जो कर्नाटक के जंगलों में देखने को मिलता है। तो इसका देखिए सभी गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं। टीक है जो कहाँ पड़ता है, टीक यानी सागवान, तो सागवान की लकड़ी जो मुख्य रूप से देखा है मद्रास हो गया, मैसूर महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। देवदार देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका अभी बताया देवदार के लिए, तो देवदार का हो जाएगा तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में पड़ता है। सुंदरी आपका सही यही आंसर है। और चंदन का है जो फ्रेंड्स वृक्ष ज़्यादातर कर्नाटक के जंगलों में देखने को मिलता है। तो यही है जो सुमेलित है, बाकी तीनों गलत है। तो करेक्ट आंसर डी हो गया। 29 नंबर का रहा है, 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग कितने दिनों का। 29 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, लगभग 29.5 दिन होता है। ठीक, कितना 29.5 दिन होता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाह्य अंतरम और मेंटल को करता है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती कहाँ पाई जाती है। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी एवं अलकनंदा में सबसे गहरी घाटी पाई जाती है। 31 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, बॉम्बे से स्वेज जाने के लिए स्वेज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वेज नहर है जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो मिस्र में एक कृत्रिम जल मार्ग है, ये आप लोग याद रखिएगा। 33 नंबर सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों के विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 169। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति की व्यवस्था की गई, तो 33 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए कि भारत में संसदीय की शुरुआत किस कानून के द्वारा हुआ है। 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा,
34 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में संसदीय की शुरुआत किस कानून के तहत हुआ? तो चार्टर कितना 1853 के हिसाब से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चार्टर एक्ट 1853 के तहत ही भारत में संसदीय की शुरुआत हुई है। 35 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, वे संसद तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं की सामान्य विधायिनी शक्ति से ऊपर है। 36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब क्या होता है? 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस करिए, कि जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोकता है तब क्या होता है? तो 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। ठीक है, जब राज्यपाल को, देखिए विधानमंडल मान ली कोई बिल को पारित करता है, उसे राज्यपाल रोक देता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आ जाता है? वह इसे राष्ट्रपति को भेजता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल है? राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं फ्रेंड्स? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस हो गया है, सही है, कानून व्यवस्था भी सही है, कारागार भी सही है, दंड अभिक्रिया एक गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए राज्य सूची में पुलिस आता है, फ्रेंड्स आपका कानून व्यवस्था आ जाता है, कारागार आ जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शिक्षा है जो किस विषय का है फ्रेंड्स, किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा, स से शिक्षा और स से समवर्ती सूची, तो इस तरह से याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। अगर पूछा जाए शिक्षा है जो किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और ये समवर्ती सूची है जो भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया, ये भी याद रखिएगा। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि आपका राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, कानून व्यवस्था और कारागार आता है। 38 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि नीति निर्देशक तत्वों में से समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय एकीकरण का सुझाव सुनिश्चित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 40 नंबर सवाल, 39 नंबर देखिए, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, सन 1936 में यह किसने कहा था? यह किनका नारा है, किसने कहा था फ्रेंड्स कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं? 1936 में किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी ने ही कहा था। ठीक है, गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, 36 में खुद महात्मा गांधी ने कहा था। 39 का डी हो गया। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कि मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। यह करा कौन सा कथन सही है? तो यही है कथन जो सही है फ्रेंड्स। बाकी है जो सन 1935 को भारत सरकार अधिनियम ने मूल अधिकारों को निर्देश दिया था, ये गलत है। सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार को ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन सन 1942 के मूल अधिकारों को, ये भी आपका गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए मूल अधिकार है जो मूल संविधान में टोटल 7 था फ्रेंड्स, ठीक है, और ये अभी घट करके कितना हो गया है? तो आपका 6 हो गया। जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से हटा कर करके एक कानूनी अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद कितना 300 के क में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। तो ये भी याद रखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 है। ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। 41 नंबर सवाल को देखिए, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए उच्च आयुक्त का है ना, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह किया गया है। 41 का बी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होता है फिर शून्यकाल में? तो प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे गए दूसरे कार्य के बीच का काल को क्या कहता है? शून्यकाल कहा जाता है। 43 का डी, 42 का डी हो गया। 43 नंबर सवाल को देखें कि संसदात्मक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? 43 का, तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल हो जाएगा। संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? तो राजनीतिक दल के अभाव में ये कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि भारत में भी जो यही व्यवस्था है, तो बिना राजनीतिक दल के कार्य करेगी नहीं करेगी। 44 नंबर सवाल को देखिए कि भारतीय और अमेरिका संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो 44 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। केंद्र तथा राज्य के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंचायत करना, इसी पे आपका दोनों में समानता देखी जाता है, भारतीय और अमेरिका संघवाद में। 45 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, सूत्र वोल्ट एक्स आवेश, ठीक है, बटा समय, तो क्या है फ्रेंड्स आपका V इंटू क्यू फिर ऑब्लिंग टी किसके समतुल्य हो सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति के समतुल्य हो सकता है। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला, नाभिकीय कणों का आकर्षण बल किसके आदान प्रदान के कारण होता है? देखिए नाभिकीय
कणों का जो आकर्षण बल होता है वो किसके कारण से आदान प्रदान होता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 46 का। तो ये देखिए मेसॉन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण? तो मेसॉन के। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय कणों का में जो आकर्षण बल होता है वो किसके कारण आदान प्रदान? मेसॉन के कारण होता है। 47 नंबर, एक कण वृत्ताकार पथ में समान चाल से गतिशील है, इसका त्वरण किस दिशा में होगा? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्रिज्या की दिशा में होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कण है जो वृत्ताकार पथ में समान चाल से गतिशील है, ठीक है। एक कण हमारा ऐसा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कण है, ठीक है, और समान गति से वृत्ताकार पथ में आपका क्या है? ये गतिशील है। तो इसका त्वरण किस दिशा में होगा? ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा तो किस दिशा में होगा? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स? त्रिज्या कहते हैं। तो आपका इस दिशा में होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर सवाल को देखें। 48 नंबर सवाल है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम निम्न में से किस संरक्षण नियम के तुल्य होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, ये आपका 10th लेवल का क्वेश्चन है और बिहार पुलिस में पूछे जाने लायक है। तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उष्मागतिकी का प्रथम नियम है जो किस संरक्षण नियम के तुल्य? तो ऊर्जा संरक्षण के। चलिए 49 नंबर सवाल को देखिए। नाभिकीय बल होता है, 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। बृहद दूरियों पर आकर्षी एवं अल्पतर दूरियों पर प्रतिकर्षी होता है, जो नाभिकीय बल होता है। तो किस टाइप का साइंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? 50 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपका एक है, एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु नहीं देख पाता है। सुदूर वस्तुओं स्पष्ट देखने के लिए उसे किस क्षमता की लेंस की आवश्यकता होगी? 50 नंबर सवाल का इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -2.5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है फिर? तो डायोप्टर में मापा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 50 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए करा, एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, ठीक है। तो जब दूर की वस्तु को कोई नहीं देख पाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है फ्रेंड्स? तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। मान लें किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष हुआ है तो दूर की वस्तु ही आपका स्पष्ट दिखाई देगा और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो याद रखिएगा ये सब। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो उत्तल लेंस के लिए 10 से दूर हो गया फ्रेंड्स, दूर में देखिए ऊ आ रहा है ना, ऊ, तो उससे उत्तल लेंस यानी दूर दृष्टि देश। और निकट दृष्टि में कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन भी आपको दोनों याद रखना है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है, ये पूछा जाता है, याद किया रखिएगा। कभी कभी पूछ देगा फ्रेंड्स कि मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो मायोपिया मतलब क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी थोड़ा शादी का माहौल है घर पे, इसलिए थोड़ा बिजी रहते हैं, और फिर भी फ्रेंड्स मैं आपको कोशिश करूंगा प्रत्येक दिन आपका एक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। और आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके रखिएगा फ्रेंड्स, वो बहुत काम देगा आगे। अब इस पर बहुत सारा काम बाकी है और बहुत सारा स्टडी मटेरियल डाल दिया हूं। तो देखिए जो स्टूडेंट नहीं डाउनलोड किए हैं वो गूगल प्ले में जाइएगा और क्या लिखना है आपका फ्रेंड्स? मास्टर माइंड ऑफ जीके लिखिएगा, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जा करके देखिए इस तरह से लिखिएगा, मास्टर हो गया ये, और MIND माइंड ऑफ जीके ये लिखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए लोगो आएगा, उसमें आपका सरस्वती माता जी का फोटो बना रहेगा, वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे पढ़ाई आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें फ्रेंड्स टॉपिक वाइज भी जीके दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।